जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एडो36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमारे द्वारा टारगेट 90 सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज के साथ में थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसकी कड़ी में जो आज का हमारा सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को हम क्या बोलते हैं? तो अर्थव्यवस्था बोलते हैं। और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके 2018 के एग्जाम में पूछे गए थे। 2018 के एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो इंडियन इकोनॉमिक्स से और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स से दोनों से मिला के लगभग 18 क्वेश्चन पूछे गए थे। इंडियन इकोनॉमिक्स में अभी अब मैं आपको दिखाऊंगा, वहां से लगभग 11 क्वेश्चन के आसपास पूछे गए थे और छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक्स से भी लगभग 6 से 7 क्वेश्चन वहां पे पूछे गए थे। तो ओवरऑल 18 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, एक छोटा सा सब्जेक्ट, उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इकोनॉमिक्स से इस बार हो सकता है कम क्वेश्चन आए और हो सकता है क्या पता उतना ही क्वेश्चन दे दिए। इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा लोगों को डर लगता है कि इकोनॉमिक्स बहुत टफ होता है, लेकिन यहाँ पे अब जो जो चीजों को मैं समझाने वाला हूँ, बताऊंगा, सारी चीजों को आप नोट डाउन कर लेना, अच्छे से समझ लेना। क्वेश्चन वहां से बहुत सारे फंसने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रीय आय और आर्थिक विकास। ये हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक के हम यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2018 के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे हमारे इकोनॉमिक्स से। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 है। यहाँ पे मनरेगा के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आंसर आप जाके देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको दिख जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन, है ना। 2018 का जो पेपर हुआ था आप लोग का, उसका सॉल्यूशन पूरा मिल जाएगा 100 क्वेश्चन का, तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे आपको केवल और केवल ये दिखाया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था में कुटीर एवं लघु उद्योग आवश्यक है? किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत के बीच में क्या संबंध होता है? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन देखिए, ये IMF के अनुसार 2017 में भारत का सबसे तेजी से बढ़ते हुए प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में कौन सा स्थान था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध क्या है? देखिए ये जो क्वेश्चन है, तो यह इकोनॉमिक्स के अगर क्वेश्चन कभी भी पूछे जाएंगे तो आप देखेंगे 50% से ज्यादा, लगभग 50-60% जो क्वेश्चन रहेंगे वो करंट बेस्ड रहेंगे। मतलब करंट में क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और लगभग 30-40% जो क्वेश्चन रहते हैं, आप बोल सकते हैं यहाँ पे 30-40% जो क्वेश्चन रहेंगे वो थ्योरी बेस्ड रहेंगे। ठीक है, 50-60% जो क्वेश्चन वो करंट बेस्ड रहेंगे और 40% क्वेश्चन जो रहेंगे वो थ्योरी बेस्ड। मतलब आप बोल सकते हैं अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 6 क्वेश्चन करंट में क्या हो रहा है इकोनॉमिक्स में, हमारी इंडियन इकोनॉमिक्स में, वहां से पूछा जाएगा। 4 क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन हो गए। ये 7वां क्वेश्चन, श्वेत क्रांति किससे जुड़ा हुआ है? उसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या हो जाती है? ठीक है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्या चीज महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 10 क्वेश्चन, है ना। ये है 11वां क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लिए टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए? 11 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे गए। अब चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं आज का हमारा टॉपिक और पहला क्वेश्चन। 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण या फिर उपयुक्त सभी? क्या 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी? देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्या उदारीकरण किसे बोलते हैं? नियमों को सरल बनाना। कोई भी नियम, मान लीजिए कि उद्योग के लिए लाइसेंस इनको लेना है, ठीक है, तो पहले उद्योग के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता था लाइसेंस लेने के लिए, थोड़ा सा नियम में ढील बनाया गया और प्राइवेट लोगों को भी लाइसेंस दिया गया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पे उद्योग में थोड़ा सा बढ़ोतरी, उद्योग खोलने में आसानी हुई। निजीकरण हुआ। ठीक है, निजीकरण में क्या होता है कि लोगों को अब बोला गया कि जैसे मान लीजिए कि अभी के टाइम में क्या होता है, कोई भी जैसे मान लीजिए कोयला खदान है, ठीक है, कोयला खदान है, कोयला खदान को खोदना है, ठीक है, तो वहां पे हो सकता है सरकार के पास उतने इक्विपमेंट ना हो, तो यहाँ पे वो क्या बोल सकते हैं कि ठीक है जो भी प्राइवेट वाले लोग हैं वो भी चाहे तो अपना इक्विपमेंट ला सकते हैं, जेसीबी ला सकते हैं, यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं।
तो हर चीज़ का निजीकरण किया जाने लगा। आजकल देखिए, आजकल बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। उसकी शुरुआत कब होती है, तो 1991 में हो जाती है। कुछ ट्रेन को, मतलब हर चीज़ों में क्या बोला गया, तो प्राइवेट लोगों को या फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाया गया, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट के पास क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्कीम लाएंगे, ठीक है, एजुकेशन के लिए कुछ काम कर दिए, है ना, फ्री में जो राशन देते हैं वो सारा काम, तो इनको बहुत सारा काम रहता है। इसलिए क्या किए कि ठीक है प्राइवेट लोगों को भी लाया जाए, इसलिए उससे क्या होगा, जब प्राइवेट लोग आएंगे तो आपस में क्या होगा, कंपटीशन बढ़ेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक खेत था मेरा, और यहाँ पे मेरा खेत हो गया, फिर यहाँ पे आपका खेत हो गया, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट लोग हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे खेती बाड़ी कर लिए। अब अगर आप 10 रुपए में बेचोगे वही चीज को, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, ठीक है वो 10 रुपए में बेच रहा है, मैं 9 रुपए में बेचूंगा, ठीक है। और एक और दोस्त रहेगा, वो बोलेगा मैं 8 रुपए में बेचूंगा। तो उससे क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन, तो जो सस्ते में देगा उसको लोग क्या है, ज्यादा खरीदेंगे। तो इससे निजीकरण में बढ़ावा दिया गया। निजीकरण में बढ़ावा दिया गया तो लोग, ऐसे मान लीजिए, अब यहाँ पे मैंने खेत का एग्जांपल लिया था, आप किसका एग्जांपल लेंगे, तो आप उद्योग का एग्जांपल लेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए मोमबत्ती उद्योग यहाँ पे खुल गया, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने खोला, फिर यहाँ पे आपने खोला, तो ऐसी जो भी उद्योग है उसमें निजीकरण किया गया, ठीक है। वैश्वीकरण, मतलब जो विश्व की जो कंपनी है वो भी यहाँ पे आ सकती थी, पहले ऐसे नहीं था, ठीक है। तो जो नई आर्थिक नीति है 1991, उसमें क्या हुआ गया, उसमें क्या किया गया है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। उदारीकरण भी हुआ था, निजीकरण भी हुआ था, वैश्वीकरण भी हुआ था, सब कुछ हुआ था इसमें, ठीक है। चलिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, वृहद एवं कुटीर उद्योग का सह अस्तित्व, आर्थिक विकास में विदेशों का सहयोग, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, और उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है, आपको बताना है। मिश्रित अर्थव्यवस्था हम किसे बोलते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित, देखिए मिश्रित किसे बोलते हैं, जहां पे उत्पादन के साधनों पर, है ना, मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि ठीक है मैं उद्योग लगाया, ठीक है। पहले क्या होता है कि लोग क्या पूरा सरकारी काम करती थी, लेकिन धीरे धीरे लोगों के पास पैसा आते गया, तो क्या सरकार ने बोला ठीक है मैं सारा पैसा यहाँ पे क्यों लगाऊं, मैं दूसरे काम में लगा सकती हूँ अपना पैसा। तो सरकार, मतलब सार्वजनिक भी बोल सकते हैं आप, सार्वजनिक के साथ में निजी लोग भी यहाँ पे उद्योग को लगा सकते हैं, ठीक है। तो उद्योग या फिर उत्पादन की दृष्टि से अगर किसी में सार्वजनिक और निजी दोनों चीजें रहती हैं किसी अर्थव्यवस्था में, उसे हम क्या बोलते हैं, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, इसे हम बोलते हैं क्या, जीडीपी, क्या बोलते हैं इसे हम, जीडीपी बोलते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसे क्या बोलते हैं, एनडीपी बोलते हैं, ठीक है। इसे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसे हम क्या बोलते हैं, तो एनएनपी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और प्रति व्यक्ति उत्पाद, इसे हम क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप हम किससे मापेंगे कि हमें पता चल जाए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है, उसे हम किसके थ्रू बता सकते हैं कि हाँ बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद या फिर प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। देखिए, वैसे जीडीपी से हम लोग मापते हैं कि हाँ हमारी जो जीडीपी है भी वो तीसरी अर्थव्यवस्था बन गई है, ऐसा करके हम लोग बोलते रहते हैं, आपने देखा होगा न्यूज में, ठीक है। ये जो रहता है ये तो माप होता है, लेकिन अगर आप सोचिए कि ठीक है हमारी जो जीडीपी है वो 500 बिलियन बन गई, 500 बिलियन हमारे, मतलब इतना हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो है इसका उत्पादन और सेवाओं का मूल्य हो गया, मान लीजिए, है ना, इतनी हो गई हमारी जीडीपी, कितनी हो गई, तो 500 बिलियन हो गई। तो यहाँ पे अगर मानता हूँ कि मैं ये सारा का सारा जो है मुकेश अंबानी और अडानी जो लोग हैं इन्हीं लोग को मिल गया, और हमारे और आपके जैसे जो लोग हैं उसको 1000 रुपये सैलरी मिल रही है, मुझे 1000 रुपये सैलरी मिल रही है और आपको 1000 रुपये सैलरी मिल रही है, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे इकॉनमी, तो हमारी इकॉनमी तो बहुत अच्छी है यार, 500 बिलियन, 500 ट्रिलियन आप बोल सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, तो बोलोगे इकॉनमी बहुत अच्छी है क्या, बोलोगे बिल्कुल नहीं, गलत बात है ना, ये गलत है। क्योंकि यहाँ से तो ऐसा हो सकता है कि कुछ ही लोग के पास ज़्यादा पैसा हो। इसका जो सर्वाधिक उपयुक्त मापक होता है वो होता है प्रति व्यक्ति उत्पाद, मतलब पर कैपिटल इनकम, एक इंसान के पास कितना पैसा है वो इंपॉर्टेंट है, ना कि हमारी जीडीपी,
ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति उत्पाद। भारतीय अर्थव्यवस्था वर्णित की जा सकती है, एक पिछड़ी एवं गतिहीन अर्थव्यवस्था, एक विकासशील अर्थव्यवस्था, एक अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था या फिर एक विकसित अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था को क्या बोला जाता है? आपने कईयों बार देखा होगा न्यूज़पेपर में या फिर न्यूज़ में कि भारत कैसा अर्थव्यवस्था है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। विकासशील अर्थव्यवस्था हम किसे बोलते हैं? किसे बोलते हैं? जहाँ पे क्या हल्की हल्की गरीबी भी हो, गरीबी तो आप बोल सकते हैं, पहली बात तो गरीबी होना चाहिए वहाँ पे बेरोजगारी होनी चाहिए। बेरोजगारी आपको पता होगा क्या आलम है आजकल बेरोजगारी का, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होना चाहिए, मतलब जनसंख्या वहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए। सीधी सी बात है, जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा तो लोग सरकार किसको किसको खाना देगी, किसको किसको नौकरी देगी, है ना। तो जनसंख्या ज़्यादा होना चाहिए वहाँ पे। इसके अलावा वहाँ पे उद्योग जो है वो उद्योग कम हो, मतलब औद्योगिक रूप से वो थोड़ा सा पिछड़ा होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं कि जो एक विकासशील अर्थव्यवस्था रहती है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी जो कैसी है, तो विकासशील अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे गरीबी भी है, यहाँ पे बेरोजगारी है, यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना, और उद्योग बहुत कम है, या फिर उद्योग जो भी हैं तो बहुत कम है या पिछड़े भी हैं, ठीक है। हम तो औद्योगिक रूप से हम पिछड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ का लोहा कहाँ जाता है, तो जापान जाएगा, बाहर जाएगा। वही चीज़ को अगर हम लोग यहाँ पे उद्योग स्टेब्लिश कर ले और यहीं पे वो चीज़ों को बनाए, तो सोचो हम कितना आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए हैं। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय, जनसंख्या या फिर साक्षरता? कौन सी वृद्धि दर की बात हो रही है? हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है। एक्चुअल में क्या होता है, एक प्रोफेसर रहते हैं, उनका नाम रहता है राजकृष्ण, ठीक है। क्या? राजकृष्ण। ये प्रोफेसर क्या है, तो ये अमेरिका जाते हैं और वहाँ पे संबोधन करते हैं इकोनॉमी एसोसिएशन को। तो बोलते हैं कि जो हिंदू लोग हैं, कौन? हिंदू को वो बोलते हैं, हमारे इंडिया से जाते हैं तो ये बोलते हैं कि हाँ वहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे मेजर पॉपुलेशन हिंदुओं की है। तो हिंदू लोग क्या है, तो वो विकास मतलब वो डेवलपमेंट को आश्रय नहीं देते, विकास को वो प्रश्रय नहीं देते, मतलब उनके लिए जो विकास का काम है वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। और सीधी सी बात है, आपको पता होगा कि हमारे लिए विकास मैटर करता है क्या? कोई ऐसा नेता है क्या जो बोले विकास की बात करेगा? आप बोलोगे नहीं, विकास की बात नहीं, मुझे तो जाति की बात चाहिए, है ना। मैं यादव हूँ, मैं साहू हूँ, मैं सिंह हूँ, है ना, जो भी है, जो भी कास्ट है, तो मुझे कास्ट की बात है। मेरे कास्ट वाला अगर चुनाव लड़ेगा तभी मैं उसको जिताऊंगा, दूसरे को नहीं जिताऊंगा। तो क्या हिंदू जो लोग हैं वो क्या करते हैं, विकास को प्रश्रय नहीं देते हैं, वो लोग केवल ऐसे रूढ़िवादी रहते हैं। तो उन्होंने ये बोला था, तो यहाँ से ये पता चला कि वो राष्ट्रीय आय से संबंधित रहता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपए थी। कितना? सोचो कि अभी से कितने साल पहले, लगभग 150 साल पहले की बात हो रही है। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी लोगों की, मतलब साल भर में कितना कमा पा रहे थे, तो 20 रुपए कमा पा रहे थे। सोचो यह सर्वप्रथम किसने अभिनिश्चित किया था, मतलब किसने बताया कि प्रति व्यक्ति हमारे भारत की कितनी आय है, तो 20 रुपए है। किसने बताया? MG रानाडे ने, सर W हंटर ने, RC दत्त ने, या फिर दादा भाई नौरोजी ने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में ये बन चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने बताया कि हमारे भारत वालों के पास साल भर में कितना कमाते हैं, तो 20 रुपए कमाते हैं। आप बोलोगे 20 रुपए का, तो मैं ऐसे ही यहाँ पे माजा पी लेता हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ ये जो प्रति व्यक्ति आय है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं हमारे एग्जाम में, तो डेफिनेटली बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। क्या क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, मतलब आपके पास कितना पैसा है, आपके भाई के पास कितना पैसा है ना, तो एक एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इकोनॉमिक सर्वे में आया है, कितना पैसा है हमारे एक व्यक्ति के पास, मतलब पर कैपिटल इनकम कितनी है, पर कैपिटल इनकम हमारे छत्तीसगढ़ वालों के पास कितनी है, तो 1,47,361 रुपया, ठीक है।
कितना, 1,47,361 रुपया एक एक व्यक्ति के पास है। उसके बाद अगर इंडिया का पूछ लेगा, भारत का पूछ लेगा कि भारत के लोगों के पास पर कैपिटल इनकम, ठीक है, तो आप बोलोगे मैं भी तो भारत में आता हूँ। यहाँ पे केवल छत्तीसगढ़ की बात की गई है। अगर भारत में बोला जाए कि एवरेज लोगों के पास कितना पैसा है, तो बोलोगे कि भारत में लोगों के पास 1,85,000 रुपए है, ठीक है, 1,85,000। यहाँ पे कुछ कुछ होगा, उसको आप ध्यान नहीं देंगे तो चलेगा। 1,85,000 आपको याद रखना है यहाँ पे, और यहाँ पे 1,47,000 याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आया होगा कि आखिर सर ये बता के आ रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, कि पर कैपिटल इनकम हम निकाल कैसे रहे हैं। देखिए, उसको निकालने के लिए एक प्रोसेस होता है। मैं मानता हूं कि हाँ, हमारे जो भारत की आय, चलिए मैं भारत की पहले नहीं मानता हूं, पहले मैं मानता हूं छत्तीसगढ़ की। हमारे छत्तीसगढ़ में जो यहाँ पे वस्तु है, जो यहाँ पे उद्योग लगे हैं, जो यहाँ पे कृषि होती है, सब कुछ मिला के, है ना, सेवा सब कुछ मिलाने के बाद 1,000 रुपए हमारे यहाँ की जो जीएसडीपी है, कितनी, 1,000 रुपए। अगर सबको बोलेंगे कि हाँ ठीक है, यहाँ पे जो हमने सैलरी दिया है, इसके अलावा जो उद्योग में प्रोडक्शन हुआ है, सब कुछ करने के बाद 1,000 रुपए हमारे यहाँ पे आया है, ठीक है। तो 1,000 रुपए हमारे यहाँ की आय है। और लोग कितने हैं, तो बोलोगे लोग मान लीजिए कि हमारे छत्तीसगढ़ में 10 लोग हैं, ठीक है। तो जितना यहाँ पे राज्य की आय होती है, राज्य की, है ना, राज्य की आय मतलब हमारे छत्तीसगढ़ की आय हो गई, और छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या, छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या से अगर हम भाग करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक एक व्यक्ति के पास कितना है ना। अगर मैं मानता हूं कि ठीक है 10 रुपए है, 10 रुपए है, मैं 2 लोग हैं, तो आप बोलोगे ठीक है, पता चलेगा कि एक जन को 5 रुपए मिलेगा। ये तो समझ में आ गया। बस सेम ऐसे ही कि हमारे राज्य में 1,000 रुपए हो गया, मैं मानता हूं कि जीएसडीपी 1,000 रुपए हो गया, तो अगर 10 लोग हैं तो उससे मैं डिवाइड करूंगा तो पर कैपिटल इनकम निकल जाएगा कि हाँ, हमें पर कैपिटल इनकम कितना है यहाँ पे, तो 100 रुपए एक जन के पास में है, ठीक है। ऐसे ही सेम राष्ट्र में देखना रहता है कि हमारे जो राष्ट्र की राष्ट्रीय आय है, मतलब राष्ट्रीय आय कितनी हो गई। राष्ट्रीय आय अगर मान लीजिए मैं मानता हूं कि 2,000 रुपए हो गई, कितनी, 2,000 रुपए। पॉपुलेशन कितनी है, तो मैं मानता हूं कि पॉपुलेशन जो है वो 20 है, कितनी, 20 है। मतलब कुल लोग जो हमारे पूरे भारत में है 20 लोग हैं। और अगर पैसे की बात की जाए पूरे भारत में तो कितना है, 2,000 रुपए। तो हमें पर कैपिटल मतलब एक जन के पास कितना पैसा आएगा, तो बोलोगे 0 से 0 कट गया, और यहाँ पे 2 एक कम 0 0, मतलब यहाँ पे 100 रुपए आप बोल सकते हो कि 100 रुपए एक जन के खाते में है, मतलब पर कैपिटल इनकम 100 रुपए। आगे समझ में, ऐसे हम लोग निकालते हैं पर कैपिटल इनकम। राज्य के बारे में जब निकालना रहता है तो राज्य की आय देखते हैं कि राज्य की आय कितनी है, फिर कितने लोग हैं, जब डिवाइड कर देंगे तो एक एक जन का पैसा निकल जाता है। सेम ऐसे जब राष्ट्र का निकालना रहता है तो राष्ट्र की जो आय है उससे राष्ट्र में कितने लोग हैं जब डिवाइड करते हैं तो एक जन का पैसा वहां से निकल जाता है। चलिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय आय कितनी है, ठीक है, हमारे भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। अब बोलोगे मैं निकाल दूंगा राष्ट्रीय आय, तो बोलोगे अरे यार कैसे निकालूं, आप अपनी आय तो निकाल नहीं पाते हो तो कैसे निकालोगे राष्ट्रीय आय। बहुत सारा प्रोसेस होता है, ठीक है, उद्योग सेक्टर को, कृषि सेक्टर को, हर चीज को वहां पे देखा जाता है, फिर यहाँ से कितना पैसा आया, क्या क्या हुआ, सब कुछ देखा जाता है, तो वो आपके बस का तो नहीं है। राष्ट्रीय आय की गणना कौन करेगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं नेशनल NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, है ना, मतलब स्टैटिस्टिकल बोलते हैं ना, जिसे हम बोलते हैं सांख्यिकी। हिंदी में जब हम पढ़ते थे जब कभी स्कूल में, तो हम सांख्यिकी बोलते थे, स्टैटिस्टिक्स बोलते थे ना, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्टैटिस्टिकल हो जाता है, ठीक है। क्या हुआ है, तो पहले ना केंद्रीय जो ये CSO है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल और ऑर्गेनाइजेशन, ये पहले करता था राष्ट्रीय आय की गणना। इसके साथ में NSSO करता था। ये दोनों मिल के राष्ट्रीय आय की गणना करते थे, दोनों मिल के बताते थे कि हमारे भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है। लेकिन क्या हुआ, 2019 में मर्ज कर दिया गया, और किस में मर्ज किया गया, तो NSO में, नेशनल स्टैटिस्टिकल और ऑफिस, ठीक है, इसमें मर्ज कर दिया गया।
तो CSO और NSSO को मर्ज कर दिया गया 2019 में इसमें। ठीक है, तो आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय को याद रखना है कि राष्ट्रीय आय की गणना यही करता है। निम्न में से किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? गोवा, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर गुजरात? किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब वहां की अगर GDP जो GSDP हो गई वो सबसे ज्यादा है, मतलब एक व्यक्ति के पास सबसे ज्यादा पैसा है। मतलब आपके पास अगर 1 लाख रुपए हुआ तो उसके पास, बगल वाले के पास भी 1 लाख, उसके पास भी 1 लाख, है ना। तो किस राज्य में ऐसे सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, बताइए। एवरेज पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा, है ना। गोवा छोटा सा राज्य है, अब आपको पता है गोवा काफी फेमस है। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाता है, लोग बहुत ज्यादा अमीर है। मतलब एवरेज अगर बोला जाए, जैसे मान लीजिए हमारे छत्तीसगढ़ में 1,47,000 है, तो यहाँ पे पर कैपिटल इनकम मतलब एक लोगों के पास कम से कम 4 से 5 लाख रुपए है। कहाँ पे? गोवा की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ की जो GSDP है वो हमारे यहाँ से बहुत अच्छी है, मतलब एवरेज सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पे है। अगर बोला जाए कि GSDP में, किसमें? GSDP में सर्वाधिक योगदान किसका है, मतलब सबसे ज़्यादा GSDP कौन से राज्य का है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र राज्य का। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ऑप्शन सी महाराष्ट्र आपको याद रखना है, यहाँ पे बहुत पैसा है। ठीक है, एवरेज पैसा अगर बोला जाए तो गोवा में है। मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे कितना है, मान लीजिए मैं मानता हूँ कि 4 लाख रुपए है। 4 लाख, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है ना। यहाँ पे मानता हूँ 4 लाख रुपए है और यहाँ पे 2000 लोग हो गए, तो कितना आएगा? एक जन के पास थोड़ा कम आएगा। लेकिन यहाँ पे वही चीज़ का 3 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए हो गया, और यहाँ पे केवल 4 लोग हैं, है ना। तो सीधी सी बात है, एक व्यक्ति के पास ज्यादा पैसा आएगा तो प्रति व्यक्ति आय पूछेगा तो गोवा। और अगर पूरा टोटल राज्य के बारे में पूछ ले कि सबसे ज्यादा पैसा कौन से राज्य के पास है, तो महाराष्ट्र। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है? आपके ऑप्शन है योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग या फिर वित्त आयोग। आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि सतत विकास लक्ष्य किसे बोलते हैं। अगर आप इसके वर्ड में जाएंगे तो आप बोलेंगे सतत मतलब होता है निरंतर, विकास का मतलब आपको पता ही है डेवलपमेंट, है ना, और गोल का मतलब या लक्ष्य का मतलब आपको ये सारी चीजें तो पता होंगी, मतलब निरंतर चलने वाली विकास। तो देखिए ये आखिर कहता क्या है, इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बोलते हैं। क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग विकास करें, लेकिन विकास जब भी करें तो हमें एक चीज ध्यान रखना है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनके लिए भी रिसोर्सेस रहें। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आया आखिर सर कहना क्या चाह रहे हो। देखिए 2 चीज, हम कोयले का खनन कर रहे हैं अभी, क्या कोयले का खनन कर रहे हैं, तो आपको पता है अगर हम लोग कोयला पूरा निकाल देंगे, आपको पता हो बहुत सारे जगह पे जो खदान है, खदान बंद हो जाती हैं। जब पूरा कोयला निकल जाएगा तो क्या होगा? खदान बंद हो जाएगी, खनन का काम खत्म हो जाएगा। तो फिर हमारी जो आने वाली पीढ़ी उनको लाइट कैसे मिलेगी? क्या अंधेरे में रहेंगे वो लोग? तो हमें गोल जो बना रहे हैं, हम जो टारगेट अपने अचीव करने हैं, तो हमें इतना खनन करना है कि ठीक है हमारा काम भी हो जाए और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको भी सारी चीजें मिल जाए। इसे हम बोलते हैं सतत विकास लक्ष्य। मतलब हमें जो भी विकास करना है उसमें पर्यावरण को भी ध्यान देना है। मतलब हमें पर्यावरण को भी, ऐसा नहीं कि मार, जैसे अभी आपको पता है कि मोदी जी बोलते क्या है, तो देखिए सरकारें भी वही है, सरकार चाहे मोदी जी की हो चाहे राहुल गांधी की, काम वही करेंगे। क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि पेड़ लगाओ, हम लोग पेड़ के लिए वृक्ष मित्र दुनिया भर का पूरा अपना ये ढकोसला करेंगे, है ना। 2 करोड़ 10 करोड़ पेड़ लगाने बोलेंगे। और यही जो मोदी जी है यहाँ पे अडानी को पावर दे देते हैं और यहाँ पे लाखों करोड़ों पेड़ कट जाते हैं। ठीक है, तो जो ये मोदी जी है वैसी सारी सरकारें होती है, कोई भी सरकार हो। ठीक है, तो इनके कहने में और करने में बहुत अंतर होता है। सेम यहाँ पे सरकारी क्या बोलते हैं कि हम SDG बनाएंगे, सतत विकास लक्ष्य बनाएंगे, हम पर्यावरण को ध्यान देंगे, साथ में विकास को भी ध्यान देंगे। और आपको अभी तो गर्मी है, आपको इसका कंडीशन पता चल रहा है क्या गंदी कंडीशन हो चुकी है ना। हो सकता है आपको 10 साल 15 साल 20 साल बाद, जो आज हम लोग का 45 टेम्परेचर पहुंच जाता है यहाँ पे, तो हो सकता है कल को 50 डिग्री भी पहुंच जाए। सोचिए क्या AC काम करेंगे, क्या कूलर काम करेंगे? तो ये कंडीशन हो सकती है। सरकारें बोलेंगी हम SDG बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लेकिन करती कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस अभी जो चल रहा है, अभी जो गर्मी का टाइम है,
इसके बाद आपको शपथ लेना है कि मैं जहां भी रहूंगा वहां एक छोटा सा पेड़, भले छोटा सा रहेगा, एक पेड़ तो मैं जरूर लगाऊंगा। आप लोग को, हम लोग को ही करना पड़ेगा, सरकारें बोलेंगी, सरकारें निकम्मी होती हैं। सतत आर्थिक विकास के अभिप्राय हैं वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास, वर्तमान पीढ़ी का केवल आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास या फिर कृषि विकास। क्या सतत आर्थिक विकास, सतत मतलब निरंतर आर्थिक विकास होना चाहिए, उसके लिए क्या अभिप्राय है? सोचिए, अभी इसके बारे में हमने बात किया है। क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन ए, वर्तमान पीढ़ी का विकास करना है लेकिन साथ में हमें भविष्य का भी ध्यान रखना है, उसे हम बोलते हैं सतत आर्थिक विकास। दोस्तों उम्मीद करता हूं जितने भी हमने 2 टॉपिक कराए हैं, 2 टॉपिक में जो भी चीजें मैंने कराई है वो चीज को आप रिवीजन करेंगे। और ये इसकी जो पीडीएफ है, पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम में मिलेगा। उसके बाद अभी कुछ टाइम बाद, मीन्स 10 दिन के बाद में आपको जो पीडीएफ मिलेंगे वो सारे पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो एप्लीकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन अभी बन रहा है, उस पर काम हो रहा है, उसके बाद फिर सारे पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। धन्यवाद।